इसमें जो भी हिस्सा लेने वाले हैं वो सब जैसा कि मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि दो जमातों को फरीद पराचा साहब ने भी कहा है, तो अब तो खैर तरमीम मंजूर भी हो गई, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो तो फरीद पराचा साहब का कहना है कि तालिबान को तो पैदा करने वाली पीपल्स पार्टी है, तो ये तो फिर बात ये नसीरुल्लाह बाबर क्रेडिट भी ले चुके हैं इस बात का। मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह है कि दो जमातें नहीं थी पार्लियामेंट में, पीपुल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग नवाज भी थी, मुस्लिम लीग काफ भी थी, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी थी, एमक्यूएम भी थी, नेशनल पीपुल्स पार्टी भी थी, और दीगर जमातें भी, शेर पाओ ग्रुप, पता नहीं कितनी पार्टी जितनी भी हैं, सारी पार्लियामेंट में मौजूद थी और ये कंसेंसस के साथ हुआ। दूसरी बात ये है, फरीद पराचा साहब को बोले कि क्या आप पाकिस्तान की आवाम को बोलते हो वो गलत है या आप गलत हो? क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा आपको ठुकरा दिया, आपको कभी मैंडेट नहीं दिया कि आप हुकूमत कर सके? क्योंकि आप आवाम को बेवकूफ बना रहे थे, और आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप जैसे लोगों को चुने जिन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश किया। दूसरी बात यह, वो जो बदतरीन डिक्टेटर ज़िया-उल-हक की मैं बात कर रहा था, वो बदतरीन डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक ने जो इस मुल्क के साथ हशर किया है, आप इसके लिए, मैं कहता हूं आज भी ज़िया-उल-हक रूल कर रहा है इस मुल्क पे। आज भी उसकी बनाई हुई पॉलिसी की वजह से उसने जो इसका ढांचा खराब किया है, उसकी वजह से मुल्क में मसाइल है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज, सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, जिसने इस मुल्क के किबले को तब्दील किया, जिसने उस वक्त इस मुल्क की सिमत को तब्दील किया, और इनको आज शर्म आनी चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं फरीद पराचा साहब को। मेंबर साहब अगर हम एजाजुल-हक साहब से जवाब ले लें तो जरा बेहतर होगा। जी एजाजुल-हक साहब, वॉशिंगटन इन्होंने नहीं मेरी बात सुनने दें। बदतरीन डिक्टेटर तो वो था जो कि सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। बदतरीन डिक्टेटर तो वो था जिसने यहां पर एक अपनी पुलिस फोर्स बनाई हुई थी। बदतरीन डिक्टेटर तो वो था जिसने नवाज़ नसरुल्लाह से लेकर तमाम सहाफियों को दिलाई कैंप में बंद कर उनको बर्फ की सिलों पे लटाया और उनको फिर कोड़े मारे। वो बदतरीन डिक्टेटर था जिसकी बात कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि जनाब जमात इस्लामी शायद इक़्तिदार में नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि जमात इस्लामी ने कभी वॉशिंगटन के आगे सर नहीं झुकाया और वहां जाकर यह नहीं कहा कि हमारे जनाब अरबों रुपए जो हम मुल्क से लूट कर आए हैं हीरोइन के जरिए या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या कमीशन के जरिए, कि उसको बचाया जाए। आप हमारा एनआरओ करवा दें, हम आपका काम वहां जाकर करवा देंगे। ये हमेशा मुआहदे करके पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज किया। 1990 में 88 की जब हुकूमत खत्म हुई तो इनकी जो लीडर थी वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि सीएनएन को कहा कि मैंने तो बत्ती बंद करनी थी, बत्ती पता नहीं किसने जला दी, और फिर अरबों रुपया मुल्क का लूट कर बाहर ले गए और फिर उसको राइट ऑफ करवाया। और आज मुशर्रफ कह रहा है, खुद कह रहा है वो डिक्टेटर जिसकी ये बात करते हैं कि मेरी अगर कोई सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तो वो ये। मेमन साहब ठीक है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जानकर नजर आने दिए। ठीक मेंबर साहब ठीक है। इनामुल्लाह नियाज़ साहब, आपके ऊपर भी अभी शर्जील साहब ने एक बात की कि एक बाई इलेक्शन आप नहीं जीत सके। आप कैसे अपने आप को कहते हैं कि जी आप भी एक बड़ी पार्टी हैं? आप कहां से? मैं जनाब एक पहले तो गुजारिश ये कर दूं कि जो शर्जील मेमन साहब फरमा रहे हैं कि ज़िया-उल-हक साहब बहुत बड़े डिक्टेटर थे, तो क्या मुशर्रफ पवित्र थे? क्या मुशर्रफ की गोद में बैठ के एनआरओ साइन करके और इस वक्त हुकूमत के मजे लूटने वाले और मुशर्रफ को गॉड ऑफ ऑनर पेश करने वाले, वो पवित्र था मुशर्रफ? एक बात। दूसरी बात ये है, ये कहां से? इनामुल्लाह नियाज़ी साहब की बात सुन ले, फिर मैं आपको ही मौका दूंगा। अब ये इनामुल्लाह साहब की बात सुन लीजिए। एनआरओ नहीं होता और मुशर्रफ की वर्दी नहीं उतरती जिसको वो अपनी कार समझता था, तो 11 और डिक्टेटर को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, मुफ्ती के कातिल को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और उसका क्रेडिट लें आप अच्छे तरीके से कि मुशर्रफ जो है, मुशर्रफ को इस इज्जत और एहतराम से रवाना करना आपका क्रेडिट है। हम मानते हैं इस क्रेडिट को। बात शर्जील मेमन साहब, सुनने की भी थोड़ी सी हिम्मत रखें। आप माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं, सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूंगा, जनाब शर्जील मेमन साहब अभी कह रहे थे टांगे की पार्टी है, तो जनाबे वाला मुझे इनसे ये पूछ दें कि बाकी सारे मुल्क की सियासी जमातों को पॉलिटिक्स वाइंड अप कर देनी चाहिए और दो बंदों के हवाले कर देना चाहिए पूरी पाकिस्तान के 20वीं तरमीम को, एक चौधरी निसार साहब और दूसरा पीपल्स पार्टी के सरबराह के। और आज तक मुझे नहीं समझ आई एक बात की कि जब भी पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त आया है, इतनी खूबसूरती से उनका साथ दिया गया है। ये कह रहे थे कोई मजबूरी नहीं थी, तो फिर झुकने की क्या जरूरत थी आपको?
नून लीग को लेके चलने की क्या जरूरत थी? आपको मजबूरी नहीं थी। तो अगर आप कहते हैं कि सियासी जमातों को साथ लेके चलना है तो मुझे एक बात बता दें, बाकी सियासी जमातें, वो आपकी नजर में कोई सियासी जमातें हैं ही नहीं। क्यों शर्जील साहब, आपकी नजर में बाकी जमातों का कोई वजूद नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह 500 पार्टियां, हम हर पार्टी का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का एहतराम करते हैं, हमारी डिक्टेटर वाली सोच नहीं है। लेकिन जिस पार्टी में तजाद हो, जो परवेज मुशर्रफ का, ये तो अभी मिसाल दे रहे थे, परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसका साथ दिया इनके लीडर ने, मैं उस पर भी नहीं आता, माफी में गलती हो गई, माफी में गलती हो गई, उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन इस बार भी जो सियासत अचानक की, मुझे ये बताएं, जो सुनामी की बात कर रहे हैं, आज से 6 माह पहले, 5 माह पहले तो तमाम बाई इलेक्शन उन्होंने हारे बुरी तरह। मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूं। उसके बाद अचानक क्या वजह हो गई कि लाखों लोग जमा हो गए इस 5-6 महीने में? सिर्फ एक इलेक्शन, शर्जील साहब, सिर्फ एक इलेक्शन। शर्जील साहब, इनामुल्लाह न्याजी साहब का कहना है कि एक इलेक्शन बाई जो है ना लाहौर का हारा गया, बस उनके पीछे लग गई। ऐसा उन्होंने क्या जादू की छड़ी उन्होंने चलाई कि पूरी आवाम उनके पीछे लग गई? मैं ये सवाल पूछता हूं। तो हम समझते हैं कि इस तरह माजी में भी इस तरह के चीजें बनी, IGI भी इसी तरीके से बनी थी। शर्जील साहब, वो लोग आपसे और मुस्लिम लीग नून से तंग आके इमरान के पीछे लगे हैं। वो पाकिस्तान को अमेरिका के हाथे बिकता देख के इमरान के पीछे लगे हैं। वो सौदों के खिलाफ लगे हैं, जो सौदे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा फरीद पराजा साहब, नहीं, एक आखिरी सवाल इनसे पूछता हूं मैं। इनके लीडर कराची आए, उन्होंने कराची में एक जलसा किया, इनसे पूछे, इंसाफ की बात करते हैं, इनके पार्टी के नाम में इंसाफ है। जब कराची में जलसा किया तो वहां पे इन्होंने क्यों नहीं बात की कि जो कराची में लोग मारे गए उनके लवाकिन को ये इंसाफ दिलाएंगे? इन्होंने क्यों नहीं बात की जो टारगेट किलिंग में मर गए उनके लवाकिन को इंसाफ दिलाएंगे? कराची के इशू पे एक प्रोग्राम, एक लफ्ज उन्होंने उस जलसे पे बैठकर बात नहीं की। बैठकर मेमन साहब, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं बात करते? आप मरने वालों का हिसाब क्यों नहीं लेते? आपने तो उनको गोद में बैठाया हुआ है। जिन्होंने कराची के कत्ल गारत में मुलव्वस लोग हैं, वो आपकी गोद में बैठे हुए हैं। आप पूछे, आपका हक है, आपकी हुकूमत है। इमरान खान की हुकूमत कराची में नहीं है। उनको गिरफ्तार किया है, जो भी टारगेट किलर है उनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सैकड़ों टारगेट कर गिरफ्तार किया। हमें बैठ के पूछना नहीं है, हमें टॉक शोज पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है। हमने उस टारगेट किलर को खत्म करवाने की कोशिश की, हम टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है। यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। जिस दिन आप शर्जील मेमन साहब इसको खत्म कराएंगे, आपकी हुकूमत कराची में खत्म हो जाएगी, आपकी हुकूमत सेंटर में खत्म हो जाएगी। आप टोटली डिपेंडेंट हैं MQM पे। सबसे ज्यादा मुतासर है अपने लीडर के, उसने कराची में बैठकर एक अल्फाज भी क्यों नहीं बोला कराची के मिस्किन लोगों के लिए? अच्छा ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा बात का रुख चेंज करता हूं। फरीद पराजा साहब, ये क्या बात है, जब भी पाकिस्तान में कोई सियासी जमात थोड़ा सा पनपती है तो उस पर एक सबसे बड़ा इल्जाम यह लगता है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है जो इसको बढ़ा रही है आगे। क्या अवाम जो जलसों के अंदर आते हैं इतनी बड़ी तादाद में, एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकत में है कि अवाम को निकाल के मैदान भर सके? देखिए, ये बात तो वाज़ेह है कि मौजूदा हुक्मरानों से दोनों तरह के लोग सख्त तंग हैं, नाला हैं, शिकायत है। यानी इस मुल्क के अंदर 3-3, 4-4 मरतबा हुक्मरानी मिली है और 33 साल यहां फौज हुक्मरान रही है और अवाम की खुशियां छीनी गई हैं। तो लोगों के दिल भरे हुए हैं, वो तंग आमद बजंग आमद पे पहुंचे हुए हैं। वो ये समझते गैज़ और गज़ब के अंदर हैं। और जब भी कहीं पर कोई होता है जमात इस्लामी के जलसों में। पराजा साहब, ठीक, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजदीदगार जनाब जनरल अब्दुल कयूम साहब ने। उनसे हम एक सवाल पूछते हैं कि सर, ये कल जो मुलाकात हो रही है, एक इजलास हो रहा है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरबराहान का, तो आप क्या समझते हैं कि जो खित्ते में एक नए जंग के बादल मंडला रहे हैं, उसमें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से कोई मुफाहमत भी हो सकती है? देखिए, ये तो मुलाकातें तो बहुत अच्छी होती है हमेशा, और खसूसन 3 मुसलमान मुल्कों के अंदर। और अगर हम ये समझें कि मुसलमानों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी एक साजिश है, कम्युनिज्म के जाने के बाद ये सारी मगरब की जो तोपें हैं उनका रुख मुसलमानों की तरफ है, तो आई थिंक अगर अभी भी हम नहीं सीखते तो हम कब सीखेंगे? तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहूंगा कि हम दुआ करते हैं कि इनकी मुलाकात कामयाब हो। लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त कठपुतली हुकूमत है और कारज़ई जो है वो उनके कोई रूट्स नहीं है पब्लिक के अंदर, तो इसलिए उनकी वहां शमूलियत से तो कोई खास फायदा नहीं होगा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते।
और अभी ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और सारे मेजर मुस्लिम ममालिक को आपस में मिल बैठना चाहिए और एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि अफगानिस्तान से ये जो इनखला हो और उसके बाद वैक्यूम ना हो और एक बैनुल अक़वामी पीस फोर्स हो जिसकी वजह से यहाँ ट्रांजिशन हो सके। तो हम दुआ तो करते हैं कि इनके मुज़ाकरात अच्छे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये बताती हैं कि अफगानिस्तान तो एक मकबूल। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया अनम सलीम साहब। हम माज़रत चाहते हैं कि वो गुफ्तगू का सिलसिला किसी और जानिब चला गया और आपसे हमने बैनुल अक़वामी नेटो के हवाले से जो ताल्लुकात थे और इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करनी थी, फिर किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे। फरीद प्राचा साहब बहुत शुक्रिया, एजाज़ुल हक साहब बहुत शुक्रिया, शर्जील मेमन साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने सारी सूरत हाल है। किताबें अगर अफगानिस्तान भेजी जा रही हैं तो एक अच्छा अमल है, लेकिन हमारी दुआ है कि जो पाकिस्तान में वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए और उनके हाथों में इस वक्त औजार हैं, और वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए वो भीख मांगते फिर रहे हैं, या वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं किसी ठेले पे, किसी कारखाने में, किसी वर्कशॉप में, उनके हाथों में भी अल्लाह वो वक्त लाए कि वो किताबें लेके आएँ और वो किताबें हुकूमत की जानिब से उन्हें मिले और वो बच्चे भी अमरीका के तरह इंसानी हकूक़ के उनकी भी जिम्मेदारी हो और उनके भी हक बन सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।